बाद राजकुमार पूरी यात्रा में बिल्कुल अकेले रह गए। कोई साथ देने वाला मित्र नहीं था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे रात को सुरक्षित जगह रुकते, दिन में गांवों से थोड़ा भोजन मांगकर पेट भरते और निरंतर आगे बढ़ते रहे। कुछ दिन बाद वे एक घने और विशाल जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते शाम हो गई और चारों तरफ तेजी से अंधेरा घिरने लगा। राजकुमार को चिंता हुई, यह जंगल बहुत बड़ा है। रात के अंधेरे में जंगली जानवरों का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। तभी रास्ते के पास एक बड़ा तालाब दिखा। किनारे एक विशाल पुराना वृक्ष खड़ा था। राजकुमार को यह जगह सबसे सुरक्षित लगी। वह पेड़ पर चढ़कर आराम करने लगे। आधी रात को पूरे जंगल में सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक उनकी आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि तालाब से एक बड़ा सांप बाहर निकल रहा है, जिसके मुंह में एक चमकदार मोती है। सांप ने मोती किनारे रख दिया। उसकी चमक से पूरा जंगल दिन जैसा उजाला हो गया। फिर वह नाग देवता बनकर उस प्रकाश में नाचा और खेला। जैसे ही सुबह होने का समय आया, उसने मोती फिर मुंह में ले लिया। जैसे ही सांप मोती को मुंह में लेकर तालाब में उतरा, पानी आधा सूख गया। कुछ ही पलों में पूरा तालाब खाली हो गया। सांप तालाब के तल में समा गया और अगले ही पल तालाब फिर से ऊपर तक पानी से भर गया। राजकुमार यह दृश्य देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। अगले दिन वे पास के गांव गए, भोजन मांगकर खाया और वापस उसी वृक्ष पर लौट आए। वे इस रहस्य की तह तक जाना चाहते थे। दूसरी रात भी वही घटना दोहराई गई। अब राजकुमार को पूरी बात समझ में आ गई। यह अवश्य ही चमत्कारी नागमणि वाला नाग है। अगले दिन वे फिर गांव गए। भोजन के साथ कुछ भले लोगों से पैसे भी मांगे। लोगों ने उन्हें पैसे दे दिए। राजकुमार ने बाजार जाकर एक लोहे का तसला और मजबूत रस्सी खरीदी। वापस जंगल में पहुंचकर उन्होंने तसले के बीच में छेद किया। रस्सी को छेद से निकालकर नीचे की तरफ मजबूत गांठ बांधी। पेड़ पर बैठे बैठे ही उन्होंने रस्सी को ढीला करके तसले को उल्टा लटकाकर जांच की और फिर शांत बैठकर अगली रात के इंतजार करने लगे। आधी रात का जंगल पूरी तरह सन्नाटे में डूबा था। राजकुमार पेड़ की ऊंची शाखा पर छिपकर बैठा था। उसकी आंखें तालाब के किनारे पर टिकी थीं। मणिधारी नाग पानी से बाहर निकल आया। उसने अपनी चमकदार नागमणि को जमीन पर रखा और रोशनी में मग्न होकर नाचने लगा। जैसे ही नाग मणि से दूर हुआ, राजकुमार ने धीरे से रस्सी ढीली की और पहले से तैयार तसले को नागमणि के ऊपर पूरी तरह ढंक दिया। मणि ढकते ही पूरे जंगल में अचानक अंधेरा छा गया। नाग अपनी मणि न पाकर बिल्कुल बौखला गया। वह इधर उधर भागा और बार बार तसले पर सिर पटकता रहा पूरी रात। सुबह की पहली किरण फूटते ही राजकुमार नीचे उतरा। नाग मृत पड़ा था। उसने तसला हटाया और नागमणि को उठा लिया। नागमणि के चमत्कार से तालाब का पानी पीछे हट गया। बीच में जादुई रास्ता खुल गया। राजकुमार रास्ते से जाकर आलीशान जादुई महल में पहुंचा। पीछे तालाब फिर से पानी से भर गया। वह एक कक्ष में पहुंचा जहां एक अलौकिक सुंदर कन्या बिस्तर पर लेटी थी। वह उठ बैठी और सामने तेजस्वी राजकुमार को देखकर हैरान रह गई और आश्चर्य से पूछी, आप कौन हैं? आप इस गुप्त महल में कैसे पहुंचे? राजकुमार ने अपनी असली पहचान छिपाते हुए जवाब दिया, मैं एक राहगीर हूं। ऊपर तालाब के किनारे हाथ मुंह धोते समय मेरा पैर फिसल गया। मैं सीधा पानी में गिर गया। तालाब के नीचे जमीन फट गई तो मैं यहां आ गिरा। वह कन्या समझदार थी। उसने तुरंत पूछा, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद क्या आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा कि वह बिल्कुल ठीक है। कन्या ने उसके चेहरे पर थकान देखकर उसे विश्राम के लिए कहा। राजकुमार रुक गए। दिन बीतते गए। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। एक दिन राजकुमार ने दिल की बात कहकर विवाह का प्रस्ताव रखा। कन्या खुश हुई लेकिन गंभीर होकर बोली, मैं इच्छाधारी नागिन हूं। साल में एक दिन मुझे सर्प रूप में आना पड़ता है। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? राजकुमार ने बिना हिचकिचाहट के उसका हाथ थाम लिया और कहा, मुझे यह शर्त मंजूर है। साल में सिर्फ एक दिन ही तो है। बाकी 364 दिन तुम मेरी प्रिय पत्नी बनकर मेरे साथ रहोगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह बात सुनकर सुंदर इच्छाधारी नागिन के गालों पर लाली फैल गई। वह पहले तो अत्यंत प्रसन्न हुई। होंठों पर हल्की मुस्कान खिल उठी, लेकिन अगले ही क्षण उसकी मुस्कान गायब हो गई। चेहरा उदास हो गया और वह गहरी चिंता में डूब गई। उसकी उंगलियां बार बार अपनी वस्त्र के किनारे को मोड़ने लगीं। राजकुमार ने पास आकर उसकी उदासी देखकर प्रेमपूर्वक पूछा,
राजकुमारी, अचानक तुम्हारे चेहरे पर यह चिंता क्यों छा गई? क्या कोई समस्या है? सुंदर कन्या ने धीमे कांपते स्वर में उत्तर दिया। राजकुमार, मैं पूरे मन से आपसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी इस पाताल लोक के महान नागराज हैं। वे कभी भी एक मनुष्य से मेरा विवाह स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे डर है कि वे हमारे प्रेम के बीच सबसे बड़ी बाधा बन जाएंगे। राजकुमार मुस्कुराया और उसका कंधा थपथपाकर बोला, तुम चिंता मत करो, पहले मेरी पूरी कहानी सुनो। फिर उसने शांत स्वर में अपना परिचय दिया, अपने राज्य, सौतेली माँ के छल से मिले वनवास की गाथा सुनाई। कुछ क्षण मौन रहने के बाद राजकुमार की आंखें नम हो गईं। उसने भारी मन से कहा, हमें उस समय पता नहीं था कि मणिधारी नाग आपके पिता हैं। आत्मरक्षा में अनजाने में ही उनका वध हो गया। इतना कहकर राजकुमार ने चमत्कारी नागमणि को उसके हाथ में रख दिया। नागमणि को देखकर नागिन को पूरा विश्वास हो गया। उसने भरे गले से कहा, राजकुमार, मुझे तुरंत ऊपर ले चलो, मैं अपने पिता का शव देखना चाहती हूँ। सुंदर कन्या और राजकुमार तालाब के पानी से बाहर निकलकर किनारे पर आए। कन्या की नजर अचानक अपने पिता इच्छाधारी नाग के निष्प्राण शरीर पर पड़ी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वह फूट फूट कर जोर से रोने लगी। राजकुमार ने उसे संभालते हुए कहा, प्रिय, मुझे क्षमा कर दो। मेरा उद्देश्य कभी भी तुम्हारे पिता के प्राण लेना नहीं था। कन्या ने आंसू पोंछकर धीरे से कहा, राजकुमार, पहले मेरे पिता का अंतिम क्रियाकर्म विधि विधान से होना चाहिए। दोनों ने मिलकर आदरपूर्वक अंतिम संस्कार किया, फिर रहस्यमयी महल में लौट आए। राजकुमार ने कन्या को अपनी पूरी कहानी सुनाई। कुछ समय बाद दोनों ने प्रेम से विवाह कर लिया। 1 वर्ष बाद कन्या ने एक प्यारे तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उनका परिवार पूरी तरह सुखी था। वे हर रात दिव्य मणि की रोशनी में मौज करते, फिर सुबह से पहले महल लौट जाते। एक रात वे नाच गा रहे थे। अचानक कन्या को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह घबरा कर बोली, स्वामी, जल्दी चलो, हमारा बच्चा रो रहा है। दोनों जल्दी में तालाब में घुसे और कन्या हीरों जवाहरात से जड़ी अपनी एक जूती किनारे पर भूल गई, जो पूरी रात अंधेरे में चमकती रही। अगली सुबह उस देश का राजा अपने सिपाहियों के